औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जी तैमूर कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैमूर कियानी व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक हफ़्ते बाद दोबारा वीडियो बनाने लगा हूँ, तो बिला ताख़ीर अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एंड की थी तत्वान सिटी में, जब मैं था, जब मैंने तत्वान से अपना सफ़र का आगाज़ किया। नेक्स्ट सिटी जो था उसका नाम मैं भूल गया था, उसका नाम था जी अनकरा। उसकी वीडियोज़ और तस्वीरें हैं जो वहाँ पे जिस बस स्टॉप में पंजे खाना शाना जो खाया वो सारा कुछ। खैर वहाँ से रात को कोई 8-9 बजे मुझे एजेंट की कॉल आई कि भाई तुम्हारी टिकट करवा दी है, तो तुम्हारे साथ मैंने उससे पहले एजेंट अपने को कॉल की थी, चूँकि सारे बंदे पकड़े जा चुके थे उस जगह पे और तत्वान मस्जिद के पास कोरोना की वजह से। तो मैंने अपने एजेंट को जब कॉल की, मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं अकेला रह गया हूँ। अगर मैं उसको ये बताता तो वो मेरी टिकट कभी ना करवाता और पता नहीं कितना जलील होता मैं वहाँ पे। खैर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हारे 2 बंदे जो और थे अफगानी, वो और मैं बच गया हूँ, बाकी सारे बंदे पुलिस ने पकड़ लिए हैं, तो जल्दी हमारी टिकट करवाओ नहीं तो हमें भी पुलिस पकड़ लेगी। उसे मैंने शाम से कॉल्स करने स्टार्ट की और रात को 6-7 बजे उसने मुझे कॉल की कि तुम्हारी टिकटें हो गई हैं, 8 बजे तुम्हारी बस आएगी, तुम उसमें बैठ जाना, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बंदा खुद तुम्हें बिठा देगा जिधर, बस बैठे रहना उधर। हमने कहा सही है जी। तो हम वहाँ से गए और उस सब्ज़ी वाले के पास हमने 8 बजे तक वेट किया। 8 बजे हम बस के पास गए। उसके साथ स्टोरी ये डाल के हमने टिकटें तो करवा ली, लेकिन जब हम रास्ते में पहुंचे तो उसे पता चल गया एजेंट को कि जो मेरे साथ बंदे हैं वो उसके बंदे नहीं हैं, वो कोई और बंदे हैं। तो खैर एजेंट ने मुझे कॉल की, उसने कहा तैमूर तुम्हारे साथ जो बंदे हैं ये मेरे बंदे नहीं हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये तो कह रहे हैं ये तुम्हारे बंदे हैं, तो कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, तो मेरे बंदे तो ये तो मेरे बंदे नहीं हैं। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, मुझे अपना डर पड़ गया। मैंने कहा ओ ये तो अब मसला हो जाएगा, क्योंकि मैंने उन 2 की भी मैंने बोल के टिकट करवाई हुई थी। तो खैर मैंने किया, उससे को बोला चला, लेकिन उसको पता चल गया। उसने कहा नहीं ये मेरे बंदे नहीं है। उसने उसके बाद मेरी कॉल उठाना छोड़ दी। मुझे पड़ गए फिर जान के लाले। मैंने कहा वनकरा से आगे मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो न ज़ुबान आती है, न बस स्टॉप का पता है, न कुछ। खैर वो लड़के जो मेरे साथ थे वो पहले 3 साल रह के गए थे, उसके बाद डिपोर्ट हुए, फिर दोबारा डंकी लगा के आए थे। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार देखो अब तत्वान से अनकरा की टिकट तो मैंने अपने एजेंट से मीना समाजित करके करवा ली है, अब अनकरा से इस्तांबुल की टिकट तुम अपने एजेंट को बोलो वो करवाए। उसने कहा चलो सही है, मैं अपने एजेंट को बोलूँगा तो वो करवा देगा। खैर करते करते जो है ना, उसने अपने एजेंट से बात की। उसने कहा इस तरह हमारी टिकटें उधर से हो गई हैं, अब तुम इस तरह करो 3 टिकटें यहाँ से इस्तांबुल की करवा दो। तो वो उसका एजेंट मान गया। खैर हम अनकरा पहुँचे। अनकरा हम वहाँ से रात को चले और सुबह के टाइम हम अनकरा पहुँचे थे। मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं याद, मेरे पास तस्वीरें पड़ी हैं, मैं वो चेक करूँगा, उनमें देखूँगा टाइम, फिर आपको वो तस्वीरें साथ ऐड करूँगा, टाइम बता दूँगा। खैर ये गालबन 23 फरवरी का दिन था। तो 23 फरवरी का दिन हम वहाँ पहुँचे। वहाँ हमने खाना शाना खाया। स्टॉप पे गाड़ी काफ़ी लेट थी, तो वहाँ से टिकट नहीं हो रही थी, बगैर किमली के और बगैर उसके टिकट नहीं कर रहे थे वो। हम काफ़ी देर वहाँ, कोई 3-4 घंटे हम घूमते रहे। पुलिस का भी डर होता है कहीं पुलिस ना आ जाए या कोई मसला ऐसा ना हो जाए। खैर हमने बड़े कोई हेरा फेरियाँ करके तो अपनी टिकटें करवा ली। वहाँ से हम बस में बैठे। जब हम तत्वान से अनकरा जा रहे थे तब हमें रास्ते में चेकिंग हुई। पुलिस ने 2 दफ़ा हमें रोका है, 2 दफ़ा, एक दफ़ा फौज ने, एक दफ़ा पुलिस ने हमें चेक किया। तो मैंने जब उनको, ये मुझे जेडू ने एक वो दिया था, इसमें ये उन्होंने मुझे एक स्टे वो बना के दिया था डॉक्यूमेंट। देखें मैंने कितने ऐसे से संभाल के रखा है। इस पे ये वान सिटी से उन्होंने मुझे बना के दिए और ये
तो ये उन्होंने मुझे बना के दिया था। ये डेट थी सर 19/2/2020 और इसकी एक्सपायरी डेट थी 9/3/2020, मतलब 1 महीने के लगभग का था। 19 और 20 एक दिन का था। खैर ये उन्होंने मुझे बना के दिया। तो उसके बाद जनाब पुलिस वालों को मैंने यही 2-3 दफ़ा जब भी उन्होंने मुझे चेक किया, फ़ौज वालों ने मैंने यही दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। वो सब मिले होते हैं, सबको पैसे मिले होते हैं, इसलिए वो सारा कुछ उसमें मसला नहीं होता। फिर हम जनाब अनकरा पहुँचे। अनकरा से हमारी टिकटें आगे की वहाँ 2-3 घंटे जलील हुए, 4 घंटे। उसके बाद हमारी आगे की टिकटें हुई इस्तांबुल की। वहाँ से लाला करके गाड़ी चली और हम दूसरे दिन नहीं, उसी दिन रात को हम, मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, तस्वीरें वीडियोज़ हैं मेरे पास, वो मैं साथ अटैच करूँगा। हम पहुँचे इस्तांबुल। आगे मैं उस बंदे का फ़र्ज़ी नाम रख रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा। जिस बंदे ने आगे से मुझे रिसीव किया उसने मुझे कहा ये इस एड्रेस पे आ जाओ टैक्सी करा के। वहाँ से हमने टैक्सी कराई। मुझे तो कुछ पता नहीं था। वो अफगानी जो था, वो लड़का बहुत अच्छा था। उसका नंबर शंबर है, मैं उसको भी ऐड करूँगा बीच में, तस्वीर उसकी ऐड करूँगा, तो क्योंकि मेरे साथ उसकी वीडियोस तस्वीरें हैं वो मैं सारी ऐड करूँगा। तो वो उसने मुझे वहाँ तक छोड़ा। 25 लीरे बने थे टैक्सी का किराया, मुझे बिल्कुल सही एग्जैक्टली याद है। 25 लीरे वहाँ से इस्तांबुल अड्डे से बाजुला शिफलिक का जो किराया था इस्तांबुल का, जिस अड्डे पे हमने उतरना था, वहाँ उस अड्डे से बाजुला शिफलिक का हमने जाना था। उससे उसका 25 लीरा किराया बना। वहाँ पर मैं पहुँचा, वहाँ जो लड़का था उसने मुझे रिसीव किया। तो उसके अलावा फिर वो जिस राइस पे रहता था उस राइस पे हम चले गए। वहाँ एक बंदा था, उसने पहले तो जाते साथ उन्होंने मुझे कहा जी के, उस लड़के ने मुझे बोला, उसने कहा जितने तुम्हारे पास पैसे हैं ना पाकिस्तान, सारे मंगवा लो यहाँ पे। मैंने उस पर भरोसा किया था, तो मैंने भाई को कॉल की। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जितने पैसे मेरे पड़े वो सारे इधर भेज दो इरफान भाई को। उसने मुझे आगे से बोला, उसने कहा कि सारे पैसे तुम्हें किस लिए चाहिए, जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं भेज दूंगा। अभी मैं 1,00,000 रुपया भेज रहा हूँ, तो बाकी जब तुम्हें चाहिए हुए मैं तुम्हें भेज दूँ। खैर मैं उसके साथ थोड़ा सा मैंने कहा ये बस एतबार जो होता है वो इतना होता, एतबार किसी पे नहीं करना चाहिए। मैंने उस पर भरोसा किया था। और वो अगर मैं, ये इरफान भाई की मेहरबानी है जिसने नहीं पैसे भेजे, अगर वो भेज देता तो मेरा 5 लाख जो था वो सारा का सारा ही उधर लग जाता। वो बंदा जो था उसने अपने कज़न को भी बुलाया था इसी तरह, उसकी भी 2-3 रिश्तेदारों को बुला के ना, उसकी कोशिश होती है तुर्की से आगे कोई ना जाए, तुर्की से ये जलील होके ख्वार होके वापस चले जाए। तो वहाँ उस रिहाइश पे मैं पहुँचा तो उसने मुझे कहा पैसे सारे लगवा लो। मैंने भाई से बात की, उसने कहा नहीं जो है ना 1 लाख भेज रहा हूँ, बाकी जब तुम्हें ये ख़त्म हो गए तो फिर भेज दूँगा। मैंने कहा चलो सही है। मैं उससे थोड़ा सा मेरे दिल में आई कि यार मतलब खफा सा हुआ मैं इरफान भाई से, लेकिन खैर मैंने बोला कुछ नहीं उसे। तो मैंने वो 1,00,000 रुपया मंगवाया और उन्होंने मेरा वो 1,00,000 रुपया मंगवा के मुझे पहले दिन ही 300 लीरा का चूना लगाया। उस घर के जो घर जिस बंदे ने रेंट पे लिया हुआ था उसने, और जिस बंदे के पास मैं गया था उसने 300 लीरे का उन्होंने मुझे चूना लगाया। हालांकि 75 यूरो उसके 7-8 महीने बाद मैंने पहली दफ़ा जब पैसे भेजे थे 6-7 महीने बाद, तो 75 यूरो होंडी वाले ने मेरे से 75 लीरे सॉरी मेरे से लिए थे, टैक्स जो उसका बनता था भेजने का पैसे। तो इरफान भाई ने अकाउंट टू अकाउंट भेजे थे, उसका इतना टैक्स नहीं बनता। तो खैर उन्होंने मुझसे चूना लगा लिया 300 लीरे का। उस टाइम लीरा 26 रुपये था, तो आप आगे हिसाब लगा लें वो कितने पैसे बनते हैं। खैर उन्होंने मुझे चूना लगाया इस तरह, और मुझे उस टाइम भी समझ नहीं आई, मैं फिर भी इरफान भाई को कोसता रहा। तो उसके बाद दूसरे तीसरे दिन उसने मुझे बोला कि भाई 50 लीरे और दे दो।
मैंने कहा किस लिए? कहता है जब नया बंदा आता है तो उसको 50 लीरे उसने देने होते हैं। कोई मुझे कोई चीज़ वो नहीं उसने ला के नहीं दी ना कोई चीज़ इस तरह, बस जी वो घर में आता है जो नया बंदा वो 50 लीरे देता है। मैंने कहा सही है, खैर मैं भरोसा करता था, मैंने वो भी दे दिए। फिर जो मेरे पैसे थे वो सारे उसको उसने कहा मैं अपने पास ही रखता हूँ, तुम्हारे 4,000 लीरा बना था तो मैं तुम्हारा पास ही रखता हूँ, जब तुम्हें चाहिए होंगे तो तुम ले लेना। मैंने कहा सही है। तो वो मुझे ना हर हफ्ते 200 लीरा दे देता, कहता ये लो जाओ यशी करो। मैं भी जाता भाई, कपड़े शपड़े लेता, खाता पीता, चाय से ले के शाम को 200 यूरो 200 लीरा खा पी के परे हो जाता। मुझे वो सियासत समझ नहीं आई, बाद में समझ आई जब। तो खैर मैंने किया इसी तरह करते 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 ना, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे काम लगवाओ। उसने कहा अच्छा जी काम लगवा दे। मुझे उसने एक जगह काम लगवाया, जानने वाले थे उसके, मुझे नहीं पता उसने उनके साथ क्या बोला क्या नहीं बोला। तो करते ना मैं जाने शुरू हो गया काम पे। 20 एक दिन मैं काम पे गया, 500 लेता उन्होंने मुझे दिया, बाकी मेरे तकरीबन 20-25 दिन के पैसे जो बनते थे वो दबा लिए उन्होंने। नहीं बल्कि 20-25 दिन के नहीं, मैं 20 दिन के उसने मुझे पैसे दिए थे, 1 महीना 10 दिन के इस तरह कुछ पैसे उसने मेरे दबा लिए थे। तो अब इसने ले लिए उस लड़के ने या नहीं लिए मुझे नहीं पता, बहरहाल मुझे लगता है उसने ले लिए थे उनसे पैसे। खैर वहाँ से मुझे काम से उसने निकाल दिया, काम से निकाल दिया तो खैर मैं घर आ गया। मुझे फिर भी नहीं पता था कि ये मेरे साथ ये गेम खेल रहा है। तो मेरे पास जो 4,000 लीरा था उसमें से मैंने अपने जहन में एक चीज़ सोच ली थी, मैंने कहा जब तक 1,000 लीरा जब मेरे पास रह जाएगा ना, तो मैं तब तक अगर मुझे काम ना मिला ना, तो मुझे बाहर अगर रोड साफ़ करने का काम मिला ना मैं वो भी करूँगा। मुझे जो गंदा मंदा काम मिला मैं वो करूँगा, लेकिन उस 1,000 लीरे से नीचे मैं नहीं जाने दूँगा। ये जो अकाउंट में मेरे पास पैसे पड़े ना, मतलब मेरे पास सेव पड़े, 1,000 लीरे से नीचे किसी वक्त भी मेरे में बुरा वक्त आ सकता है। अगर मुझे 350 मेरे ख्याल में। तो मेरा ये था कि अगर मैं घर छोड़ूँ, घर चेंज करूँ, फिर भी मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं 2-3 महीने गुजार लूँ। खैर मैंने किया, जब मेरे पास 2,000 लीरा रह गया तो फिर मैंने कोशिशें और तेज़ कर दी काम की। मैं क्योंकि वो उसने 200 वाला वो भी रद्दा रखा हुआ था, तो उधर से भी मेरे पैसे लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो जब मेरे पास 2,000 रह गया था तब मुझे ये सारी गेम समझ आई कि ये तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे इस तरह, और मुझे तो फिर जारी बात है या पैसे पीछे से मंगवाने पड़ेंगे या वापस जाना पड़ेगा। जब पीछे से पैसे मांगूंगा उनसे, वो कहेंगे तुम उधर जाके क्या बैठ के कर रहे हो, तो वापस आ जाओ, इससे बेहतर है। तो वापस जाने का मैं कश्तियाँ जला के आया था। मैं जब घर से निकला था तो ये बात सोच के निकला था, या मौत या फिर मंजिल। तो वापस जाने का मैंने सवाल ही पैदा नहीं होता था, किसी कीमत पे वापस नहीं मैंने जाना था। हालांकि रिजवान भाई ने बड़ा बोला इधर कोई कारोबार कर लो, वापस आ जाओ, इधर जितने पैसे लगाएंगे आगे जाने पे इतने में इधर कारोबार कर देते हैं तुम्हें, ये है वो है। मैंने कहा भाई अल्लाह एक है, नहीं वापस आना, जाना है तो इटली जाना है। वो उस टाइम तक एक ज़िद बन गई थी। एक तो पहले तो वैसे ही एक कुदरती अल्लाह की तरफ से हुआ जो भी हुआ मेरी बेहतरी के लिए, वो मुझे एक रास्ता दिया गया, मैं उस पर चलना शुरू हो गया। लेकिन जब मैं तुर्की में था तब मैंने ज़िद बना ली थी कि मैंने इटली अब जाना है, क्योंकि मुझे वो जो लड़का था उसने जो है ना काफ़ी हर्ट किया। और उसको जब मुझे ये बातें समझ आई कि वो अपने रिश्तेदारों को उसने इधर ख्वार करा के जलील करा के उनके पैसे ऐसे लगवा के वापस भेज दिया ताकि आगे ना जाएं, तो इसलिए वो उसे 3-4 साल हो गए थे, वो काम भी ठीक कर रहा था, पैसे से भी ले रहा था, ज़ुबान भी अच्छी बोल लेता था। खैर उसने जो भी किया वो उसके लिए। तो फिर हुआ जनाब ऐसे कि जब 2,000 रुपये आ गई रकम, तो फिर मैंने कोशिशें तेज़ कर दी अपने काम ढूंढने की।
उसको फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार मुझे कहीं काम लगवा दो, तो उसने मुझे आगे से कहा कि जो है ना काम भाई ढूंढ लो खुद, तुम जाके खुद बाहर ढूंढ लो, तुम्हें ज़ुबान आती है ना। तो मैंने कहा अच्छा। फिर एक जगह एक सिगरेट की कंपनी थी, मैं साथ वीडियोज़ ऐड करूँगा जो मैं काम करता रहा, मैं सारी वहाँ की वीडियोज़ ऐड करूँगा, तस्वीरें भी। बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है मैंने वहाँ पे। खैर वो इसका दोस्त था, जिस बंदे की फैक्ट्री थी इनलीगल थी, लेकिन वो इसका दोस्त था। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा वहाँ पे बंदा चाहिए तो तुम बात करो उससे। तो उसने कहा कि वो तो बंदे को चपेड़े मारता है, वो बड़ा इस तरह का बंदा है। मैंने कहा चलो चपेड़े मारता है, काम तो लगवा दे। उसने कहा नहीं भाई फिर कल मसला बनेगा, ये होगा वो होगा। कहा सही है। मैं इधर एक मेरे साथ एक लड़का काम करता था, गुजरात का था, मुझे उसका नाम नहीं याद है, तो बड़ा चवल सा था लेकिन दिल का बड़ा ही अच्छा था। उसको मैंने बोला, उसने उसी दिन जाके बात की। उसके साथ एक और भी था, उसको भी मैंने बहुत दफ़ा बोला, लेकिन जो बट उसे कहते थे, उसने नहीं मेरी बात सुनी। लेकिन वो दूसरा जो था लड़का, उसने जाके बात कर ली। वो काम शाम नहीं करता था, जो है ना उसकी कोशिश होती थी काम ना ही करें तो अच्छा है। खैर मैं वीडियोस में ऐड करूँगा सबकी तस्वीरें, तो जिनके कैरेक्टर्स में प्लस में बता रहा हूँ, जिनके कैरेक्टर्स में सही, उसमें जिनके नाम ले रहा हूँ उनकी तस्वीरें ऐड करूँगा। जिनके मैं कैरेक्टर जो है वो फर्जी नाम से दे रहा हूँ, उनकी मैं तस्वीरें नहीं ऐड करूँगा। तो वो उसने किया कि उसने जाके बात की, उन्होंने कहा ठीक है। मैं जब पहले दिन काम पे गया, मैंने काम किया, ज़ाहिर बात है मैंने तैयार किया हुआ था, 1000 रुपया उस टाइम मेरे पास रह गया था। तो मैंने जहन में तैयार दिमाग में ये बात डाली हुई थी कि यार चाहे कुछ भी हो जाए ना, काम ये हाथ से नहीं जाने देना। मैं गया, जब मैंने काम करके दिखाया तो वो जो मालिक था फैक्ट्री का, जब शाम को हम निकलने लगे तो उसने रोक लिया। क्या वो मालिक की बीवी कहती है, शुक्रान आमला, आमला आमला क्या कहते थे, आबला, आबला बहन को कहते हैं। मुझे आप थोड़ी बोलिए, शायद लफ्ज़ इधर उधर हो रहे हो। तो उसने मुझे बोला कि चौक गज़ैल आदम बहुत अच्छा बंदा है, चौक गज़ैल आदम बहुत अच्छा बंदा है, और काम करने को कहते हैं इश कहते हैं काम को, इस 40 काम करो। और उसने ये बोला कि बहुत अच्छा काम करता है, चौक गज़ैल इश, पता नहीं किस तरह वो मुझे अब भूल गया है, तो जो ज़ुबान आती थी थोड़ी बहुत वो आप भूल गई है। खैर वो उसने बोला चौक गज़ैल आदम, और मुझे समझ आ गई। मैंने कहा भाई काम पक्का है। उसने कहा ठीक है तुम आ जाओ। फिर खैर कोई 10-15 दिन में गया वहाँ पे काम किया। उसके बाद वो सारे बंदे कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, वो चले गए। फिर उस फैक्ट्री में 2 मशीनें थी, मैं अकेला 2 मशीनें चलाया करता था, अकेला रह गया मैं। और फिर मैंने उस फैक्ट्री से 4000 लीरा निकालता था मैं महीने का। जो 2 महीने 3 महीने मैंने वहाँ काम किया, 4000 लीरा मैं वहाँ से निकालता था। वो मेरे पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। महीना 1.5 महीना मेरे ख्याल में काम किया था, या 2 महीने, तो वहाँ से मैं इतने पैसे निकाल लेता था। तो खैर मालिक भरोसा करता था, चाबी मेरे पास थी 24 घंटे। जब मेरा दिल करता था मैं जाके काम करता था, जब दिल करता था मैं वापस आ जाता था। हो सकता है पूरी पूरी रात काम करूं, हो सकता है 18 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे भी मैंने काम किया। और ईद थी वहाँ पे, मुझे याद है ईद की मैंने 2-3 छुट्टियाँ की थी। मालिक को मैंने बोला था मैं नहीं करता काम, मैं ईद पे नहीं आऊँगा, लेकिन उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं सिगरेट इतने बना देता था ना, ऐसे उधर अंबार लगा देता था सिगरेटों के डब्बों के। वो नया माल लेके आता, वो रख देता, और जो मैंने बनाया था वो ले जाता। लेकिन क्योंकि मुझे लालच होता था, पर डब्बे के हिसाब से पैसे होते थे, 2 यूरो, 2 लीरे, 2.5 लीरे, 1.5 लीरा, इस तरह कुछ था। तो पर डब्बे के हिसाब से पैसे होते थे, और मेरे जहन में होता था कि डब्बे जो है ना एक दफ़ा रुल पा देनी है डब्बों की। मैं मशीन जब चलाता था तो फिर पीछे नहीं देखता था, बस टक चल रही है मशीन, सिगरेट बना रही है। 70, 80, 90, 100 इस तरह इतने डब्बे दिन में मैं बना लेता था। 200 सिगरेट होते थे एक डब्बे में। तो वो फिर वहाँ कुछ टाइम काम किया,
और फिर उसी बंदे ने, जो बंदा मुझे कहता था ये मालिक चपेड़े मारता है, उसने मुझे एक दिन बोला, कहता है तुम इस तुर्की में इस्तांबुल में कामयाब हो। मैंने दिल में कहा, मैंने कहा ये वही बंदा है जो मुझे कल कह रहा था कि वो मालिक चपेड़े मारता है, और आज ये मुझे कह रहा है तुम कामयाब हो, क्योंकि उस मालिक ने जब जब जहाँ जहाँ कोई मिला ना उसको, उसने कहा भाई चौक गुज़ैल आदम, चौक गुज़ैल इश, चौक गुज़ैल आदम। खैर वो मालिक बड़ा खुश हुआ, पैसे भी मुझे टाइम पे देता, सही करता सारा, मेरे साथ कोई वो नहीं करता। उसका एक साला था, 2 साले उसके वहाँ काम करते थे, एक साला था उसका, वो मेरा दोस्त बन गया। क्या नाम, एक था नियामतुल्ला, उस नियामतुल्ला, और दूसरा जो मेरा दोस्त था, देखो उसका नाम मुझे भूल गया है, बड़ा अच्छा लड़का था, रहमान, रहमान उसका नाम था, मालिक का रहमान आप भी उसको बोलते थे, शुक्रान उसकी बीवी का नाम था। बहुत अच्छा लड़का था। हम इकट्ठे फिर डोनर मंगवाते हैं, वो मेरे पास तस्वीरें पड़ी हैं, मैं सारी ऐड करूँगा। उधर टर्किश डोनर होता है एक, वो मंगाते हैं, हम इकट्ठे खाते हैं। और नीचे उनकी दुकान थी, ये करियाना स्टोर था, वहाँ से वो बोतलें शतलें भी ले आता, हम खूब चस लेते, मज़े लेते, पीते शीते। खैर मैं वो सारी तस्वीरें मेरे पास है, मैं ऐड करूँगा, आपको दिखाऊँगा। तो वो किया उधर, तकरीबन जो 1.5-2 महीने मैंने काम किया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा बंदा था रहमान, जिसके बारे में वो बंदा कहता है ये चपेड़े मारता है, बहुत अच्छा बंदा था मेरे साथ, उसने कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की, हमेशा मेरे साथ सही चला। और उसके बाद जनाब फिर मुझे इस वो जो फर्जी किरदार है बीच में, उसने मुझे बोला तुम मेरा यूनान जाओ, खुद नहीं, खुद वो पहले डंगियाँ लगा के आया था ईरान की, यूनान की। तो यूनान की डंगी में बड़ी मार शार पड़ती है, बड़ी जलालत होती है, बड़ा पैदल चलना पड़ता है, बड़ी खुआरी होती है। तो वो खुद लगा के आया था, नाकाम होता रहा है हर दफ़ा, बहुत सारी उसने डंकियाँ लगाई हैं। तो वो करते करते ना मुझे कहता है कि तुम डंकी लगाओ यूनान की, और जब तक पार नहीं चढ़ो तब तक लगाते रहो, कि 3-4 हज़ार लीरा लेते थे एक दफ़ा का। तो इस तरह मतलब कि अगर 3-4 हज़ार लीरा देंगे, तो अगर मैं हर दफ़ा डंकी लगाता हूँ तो 200-300 लीरा जो है ना वो खर्चा आता है। और अगर मैं 10 डंकी लगाऊंगा तो ये 2-3 हज़ार लीरा ये बन जाएगा, ठीक है। अगर चढ़ गया तो ईरान यूनान जाके, वो आगे बहुत जलालत थी, बड़े लितर पड़ने थे उधर से मुझे। मैंने पहली डंकी लगाई, तो पहली जो डंकी लगाई मैंने, वो कैसे लगाई, क्या हुआ उसमें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़े लितर पड़े, बड़ा कुछ हुआ। वो उसकी कोई तस्वीर नहीं है क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन वो वीडियो मेरे दिमाग में अभी भी चल रही है कि कैसे क्या 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 हुआ था, कैसे हम किधर किधर से गए, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा उसका जो भी सीन हुआ है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ पर फेवर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पर फेवर कहते हैं इटालियन में प्लीज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह। Subscribe Tamoor Kayani Vlogs.